नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत और रुक करेंगे खबरों का। उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। उत्तरकाशी में बाड़कोट कस्बे में भीषण आगजनी, 7 मकान और 5 दुकानों में लाखों का नुकसान। आग के दौरान 4 गैस सिलेंडर फटे। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां तेज, 15 दिसंबर को होंगे लॉन्च। खेल मंत्री रेखा आर्य ने दी इसकी जानकारी। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कार्यक्रम में बोले सीएम धामी, हर जिले में बनेंगे मॉडल आयुष ग्राम, जल्द आएगी देश की पहली योग नीति। धामी, सरकार की बड़ी सौगात, पीआरडी जवानों की बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 50,000। युवा कल्याण मंत्री ने की इसकी घोषणा। सरकार से मिले आवास 5 साल तक नहीं बेच सकेंगे, राहत के साथ नियम भी होंगे सख्त। सहकारी समितियों में 1 लाख से अधिक निष्क्रिय सदस्यों को मिलेगा मत का अधिकार। कैबिनेट ने नियमावली में बदलाव के प्रस्ताव को दी मंजूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलेंगे लोकसभा की कार्रवाई में, जहां प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। आपकी सरकार ने दिए, देश देख रहा है, देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। मेरा आग्रह है कि अपन संविधान में सकारात्मक बोले। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ। महाराष्ट्र की सरकार का मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ। हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की। गोवा की सरकार, तमाम उदाहरण। राजस्थान की, क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका, हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहां जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं।
अध्यक्ष महोदय, जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। इनकी जो जानकारियां हैं, उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए, देश की एकता को भी ये सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है और ये देश एक रहेगा। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं। 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन। जब जब जनता नाराज हुई, तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इसके छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं। आज जनता कुछ बोलने डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कह के उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, और शायद वह भी भय में ही है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठ-आंट कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है।
भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं, चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। महोदय, मैं तो सदन में नहीं हूं। महोदय, जनता में बहुत विवेक है, ये सही है। अच्छा महोदय, मैं सदन में नहीं हूँ, कुछ हाँ ठीक है, मैं सदन में नहीं हूँ, मात्र 15 दिनों से आ रही हूँ। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बातें हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं सब। बात यह है अध्यक्ष महोदय जी कि ये देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। इसको बनाने वाले देश के किसान, जवान, देश के करोड़ों मजदूर और गरीब जनता है। संविधान इनको साहस देता है। मेहनती मिडिल क्लास है और देश के जो करोड़ों देशवासी हैं जो रोजाना भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनको साहस देता है। आप सीधे सुन लेते हैं दिल्ली सीएम आदित्य क्या कुछ कह रही हैं। जो दुनिया की सबसे नंबर 1 परफ्यूम कंपनी मानी जाती है शनेल, उसकी सीईओ इंडियन ओरिजिन की है। आप दुनिया में किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, कनाडा में जाइए, यूएस में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, आपको वहां पे तकरीबन सभी डिपार्टमेंट्स के, सभी वर्टिकल्स के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, जो डॉक्टर्स, वो इंडियन ओरिजिन के होंगे। आप बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखिए, वहां पे सारी फैकल्टीज ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो इंडियंस आर सक्सेसफुल ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड नॉट जस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडियंस हर फील्ड में सक्सेसफुल हैं, चाहे इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है, आर्ट है, म्यूजिक है। लेकिन जब हम भारतीय मूल के लोगों को इतना सक्सेसफुल देखते हैं तो मेरे मन में 2 इमोशंस आती हैं। एक तो गर्व होता है अपने भाइयों बहनों पर, इंडियन ओरिजिन के उन लोगों पर जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, और एक सेंस ऑफ प्राइड आता है कि ये हमारे देश के लोग हैं। लेकिन एक दूसरा इमोशन भी आता है, मन में एक थोड़ी सी टीस भी रह जाती है कि अगर हमारे देश के लोग इतने सक्सेसफुल हैं और इतने आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा जिस स्पीड पे हमारे देश के लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो उसी साल जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, सोशल स्टडीज का सिलेबस में पहले 3 सब्जेक्ट्स होते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। उसी साल से इकोनॉमिक्स भी हमारी सोशल स्टडीज के सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के साथ एक इकोनॉमिक्स की भी किताब आई थी।
और उस इकोनॉमिक्स की किताब में पहले चैप्टर में यह डिस्क्राइब किया जाता था कि दुनिया में 3 तरह के देश हैं: डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और ये कब की बात होगी? ये शायद 96, 97, 98 उस दौर की बात होगी। और हमारी किताब में मुझे आज भी याद है, ये लिखा हुआ था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और 2020 तक इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। 2020 आया, 2020 चला गया। आज भी इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स में यही लिखा है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। क्यों? अगर इंडियंस इतने टैलेंटेड हैं तो हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अगर इंडिया में इतने रिसोर्सेज हैं, अगर आप दुनिया का कोई भी देश देखने जाइए, इतनी डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, चाहे भारत में पहाड़ हो, नदियां हो, जंगल हो, मिनरल्स हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो भारत में नहीं मिलती। तो अगर हमारे लोग इतने टैलेंटेड हैं, अगर इंडिया के पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि हमारा देश पीछे रह गया? इसको समझने के लिए आई फील कि जिन देशों को आज हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, वो वहां तक कैसे पहुंचे? जब हमारे देश को 1947 में आजादी मिली, उसी के आसपास दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से तबाह हो गए थे। और सीधे चलेंगे लोकसभा की कार्रवाई में, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तो हमारे देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता जो उस समय सदन में थे, न जाने क्या परिस्थिति बनती। मैं उन बहादुर जिनकी जान गई उनका याद करता हूं, वहीं श्रद्धांजलि भी देता हूं। मैं इस संविधान की चर्चा पे जहां खड़ा हुआ हूं, मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिन्होंने संविधान को देने का काम किया। हमारा संविधान जो तैयार हुआ है, उनकी प्रबुद्ध दृष्टि का परिणाम है कि हमारे पास न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक महान संविधान हमें मिला है। भारत राज्यों का एक संघ है और हमें विविधता में एकता पर गर्व है। ये हमारा संविधान ही है जिसने भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक और जातीय विविधता वाले हमारे देश को एक साथ रखा है। ये संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि हम उसके अनुसार कैसे काम करते हैं। यह देखना है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि इस महान देश का शासन हमारे संविधान में निहित उच्च सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैंने तो संविधान निर्माण का दायित्व बहिष्कृत वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिया है। ये वही संविधान है जो समय समय पर हमारा रक्षा कवच बनता है। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। ये संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है। इसलिए ये हमारे जैसे लोग और देश के कमजोर लोगों के लिए और खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। संविधान ही लोकतंत्र की प्राणवायु है। और जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना शानदार अच्छा संविधान दिया, वहीं
डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने भी सत्ता पक्ष से वो बात रखी और कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस संविधान पर लगभग 75 वर्ष में के बाद भारत की संसद में फिर चर्चा हो रही है। मैं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात को रखना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है। सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट उल्लेख है प्रस्तावना में। मैं प्रारंभ करता हूं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मप्रिय लोकतांत्रिक गणराज्य से। आज अध्यक्ष जी, सीमाओं की रक्षा करना संप्रभु का प्रथम कर्तव्य है। और अध्यक्ष महोदय, जिस देश की सीमाओं की सुरक्षा में जहां पर समय समय पर सेंध लगती हो, और हमारे माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे कि कई जगह पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। हमारे संसदीय मंत्री राज्य अरुणाचल प्रदेश में चीन के बिल्कुल बगल में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय ये जानते होंगे कि हमारे पड़ोस में कितने गांव बस गए हैं, न जाने कितना वहां पर गांव की तरह घर बसा दिए गए हैं। लद्दाख की तरफ अभी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। हम अपनी सीमा में ही पीछे हटे हैं, और चीन जो हमारी सीमा में अंदर आ गई थी, वो हमारी सीमाओं से ही आंशिक रूप से पीछे हटी है। और अध्यक्ष महोदय, उस सीमा के पास एक रिजांगला मेमोरियल बना था। हमारे सरकार के लोग ये जानते होंगे कि जिस समय ये बात उठी लद्दाख को लेकर के, उस रिजांगला के मेमोरियल को तोड़ दिया गया। आज वो रिजांगला मेमोरियल वहां नहीं है। और उस लड़ाई के लिए अध्यक्ष महोदय, हमारी फौज के लिए कहा गया था कि हमारी वो बहादुर फौज है अध्यक्ष महोदय, यही तो फर्क है। कहां पर था, कहां पर बना अब। और अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बताना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, मंत्री जानते होंगे, मंत्री जी, केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी और पड़ोसी देश ने क्या क्या नहीं कहा गया। और वो समय आएगा जब हमें मानसरोवर और कैलाश पर्वत पे जाने के लिए भी वो देश हमें रोकने लगेगा। तो हमारी आज 75 साल बाद सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं। क्या लद्दाख की वो फिंगर्स जहां पर हम पहले थे, क्या हमारी फौज वहीं खड़ी है कि नहीं खड़ी है? अगर आप रिजांगला मेमोरियल जानते होंगे तो लद्दाख की वो सीमाएं जो हमारे देश के अंदर थी, क्या हमारी सीमा वहां तक है कि नहीं है? आज नहीं है। ये देश समाजवादी गणराज्य बने। समाजवाद का सरल शब्दों में अर्थ है कि समता और संपन्नता हो। लेकिन देश में अध्यक्ष महोदय 2014 के बाद विषमता जिस तेजी के साथ बढ़ी है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 140 करोड़ में से 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं
अध्यक्ष महोदय, जो देश को ये कहते हो कि हम दुनिया की सबसे तेज रफ्तार पे चलने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 3 पर पहुंच गए और ऊपर जाएंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं और दूसरी तरफ देश की संपूर्ण संपत्ति के 2/3 हिस्से पर कुछ परिवारों का कब्जा है, अगर सरकार में ये बहादुरी और हिम्मत है तो इस 60% गरीबी के रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है? अगर आपकी अर्थव्यवस्था ऊंचाई पर जा रही है तो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो 60% गरीब लोग हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? और जहां समय समय पर सरकार अपने आंकड़े देती है, कम से कम ये आंकड़े भी दे दे कि गरीबी रेखा पर जो नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि 5% लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। हमारा प्रेमबल कहता है कि धर्म निरपेक्ष गणराज्य बने, राज्य की निगाह में सभी धर्म समान हैं। हमारा सेकुलरिज्म हमें रिलीजियस इक्वलिटी का रास्ता दिखाता है, यही ना अर्थ इसका है। क्या इस पर सरकार अमल कर रही है? देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।